गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल अपन ने सरफेस टेंशन में कांटेक्ट एंगल के बारे में पढ़ा था। कांटेक्ट एंगल कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री कब होता है? जब कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होते हैं अपन के? एडेसिव फोर्स। और लेस देन 90 डिग्री कब होता था? जब एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होते हैं? कोहेसिव फोर्स। ठीक है। कैसे अपन को टेंजेंट खींचना है, किधर अपन को एंगल लेना है, लिक्विड जिधर भरा हुआ उधर क्या लेना अपन को एंगल, तो ये सब अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद जो अगला टॉपिक आता है अपन का वो आता है कैपिलरी ट्यूब या फिर कैपिलरी राइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। तो देखो आपने सबने कैपिलरी ट्यूब देखी हुई है। सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं वो है अपन का पेड़ पौधे। आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधों में पत्तियों तक अपन का लिक्विड वाटर कैसे पहुंचता है? तो पेड़ पौधों में जो अपन का वाटर पहुंच रहा है वो किसके कारण पहुंच रहा है? अपन का कैपिलरी ट्यूब के कारण पहुंच रहा है। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है वाटर का या किसी भी लिक्विड का ऊपर उठना। ठीक है। ऊपर राइज करना या फिर डिप्रेस करना अंदर की ओर। तो पेड़ पौधों में क्या होता है कि तने के अंदर वो छोटी छोटी अपन की कैपिलरी ट्यूब होती हैं। ठीक है। तो उसके कारण उसमें क्या है, वाटर अपन का राइज करके कहाँ तक पहुंच जाता है? पत्तियों तक। दूसरी बात है कि ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है ये कैसी होती है? तो देखो कैपिलरी ट्यूब एक बहुत स्मॉल डायमीटर वाली ट्यूब होती है। अपन का जो बाल होता है ना, इस बाल से भी क्या है, बहुत पतली होती है वो। तो कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसकी रेडियस कैसी होती है अपन की? बहुत कम। उसका डायमीटर कितना होता है? बहुत कम होता है। कैपिलरी एक्शन मतलब ट्यूब में अपन का लिक्विड राइज और फॉल कब करेगा? केवल तभी करेगा जब ट्यूब कैसी अपन की बहुत स्मॉल डायमीटर वाली है। यदि बहुत ज्यादा डायमीटर वाली ट्यूब है तो उसमें अपन का लिक्विड राइज नहीं करेगा। भाई आप बोलें कि मैं पाइप लगा दूं पेड़ में, तो बताओ लिक्विड राइज करके जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो कौन सी कंडीशन में जा रहा है? जब ट्यूब की रेडियस कैसी है अपन की? बहुत कम। एक और एग्जांपल देखो। गांव में पहले 10 15 20 साल पहले की बात करें तो लाइट नहीं आती थी तो अपन दिए जलाते थे। ठीक है। केरोसिन का दिया तो अपन एक शीशी ले लेते थे कांच की और उसमें क्या केरोसिन भर देते थे और एक कपड़े की बाती बना के उसमें डाल देते थे और बाती को क्या उस शीशी के ढक्कन में से ऊपर निकाल देते थे और अपन देखते कि भाई जब लाइट नहीं आती तो उसको क्या जला देते थे। वो कंटिन्यूसली क्या जलती रहती थी। अब कंटिन्यूसली जलती रहती थी वो बाती क्यों नहीं जलती थी? क्योंकि अपन के जो कपड़े की बाती होती है उसमें क्या बहुत सारे छोटे छोटे बहुत पतले पतले धागे होते हैं। पतले पतले धागे होते हैं तो पतले पतले धागे किसका काम करते हैं? कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। तो उन धागों से होके अपन का केरोसिन क्या करता था? ऊपर की तरफ राइज कर जाता था और कंटिन्यूसली अपन का क्या दिया जलता था। तो एक ये भी एग्जाम्पल अपन का कैपिलरी ट्यूब का। तो आपको ये समझ में आई या नहीं आई कि कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी राइज क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आप लोग लिख लीजिए। लिख लीजिए कैपिलरी ट्यूब, हेडिंग डालिए। लिखो, यह एक ऐसी ट्यूब होती है, यह एक ऐसी ट्यूब होती है जिसकी रेडियस, यह एक ऐसी ट्यूब होती है जिसकी रेडियस बहुत कम होती है। लिख लेना कैसी होती है। ये होती है ऐसी 10⁻²⁻² के टाइप की। इस कोटि की अपन की रेडियस होती है। ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब कौन किसको बोलेंगे? जिसका डायमीटर या जिसकी रेडियस कैसी होती है? बहुत कम। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट डालो। कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी एक्शन कार्य करता है। कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी एक्शन की घटना घटित होती है। अगला अगली हेडिंग डाल लो कैपिलरी एक्शन। लिखो ये क्या होता है। देखो जब बहुत कम रेडियस है,
बहुत कम त्रिज्या वाली ट्यूब को लिक्विड में डुबोया जाता है, लिक्विड में डुबोया जाता है, तो उस ट्यूब में लिक्विड या तो ऊपर की तरफ राइज कर जाता है, उठ जाता है। अच्छा, ये राइज और फॉल अपन कहाँ से देख रहे हैं? लिक्विड का जो सरफेस अपन का फ्री सरफेस इनिशियल कंडीशन में, वहां से या तो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर जाता है या नीचे की तरफ फॉल कर जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तब इस फिनोमिना को कैपिलरी राइज या कैपिलरी डिप्रेशन कहा जाता है। इसमें लिख लो, कैपिलरी एक्शन की घटना केवल तभी घटित होती है, कैपिलरी एक्शन की घटना केवल तभी घटित होती है जब ट्यूब की रेडियस बहुत स्मॉल दे रखी हो। अगला पॉइंट लिखो, जब लिखो अगला पॉइंट देखो, जब बहुत स्मॉल रेडियस वाली ट्यूब को, कोष्टक में लिख लेना कैपिलरी ट्यूब को, भाई स्मॉल रेडियस वाली ट्यूब को अपन क्या बोल रहे हैं? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है, तो उस ट्यूब में लिक्विड राइज या फॉल करता है, मतलब या तो ऊपर चढ़ता है या फिर क्या करता है? नीचे गिरता है। कैसे गिरता है मैं बताऊंगा अभी आपको। लिखो इसी में आगे, यदि कांटेक्ट एंगल को हिंदी में बोलते हैं संपर्क कोण, यदि कांटेक्ट एंगल लेस देन 90 डिग्री हो तो ट्यूब में लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करता है, और यदि कांटेक्ट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो ट्यूब में लिक्विड नीचे की तरफ गिरता है। तो देखो, एक बात मेरी समझ में आ गई कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है तो ट्यूब में लिक्विड क्या करेगा? माना कि इनिशियल कंडीशन में ये लिक्विड का फ्री सरफेस है, तो इसमें जब मैंने ये स्मॉल रेडियस वाली ट्यूब डाल दी और कांटेक्ट एंगल कितना है? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री का मतलब है एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या है? कोएसिव फोर्स। तो लिक्विड क्या करेगा? ऊपर चढ़ेगा। तो ये ऊपर चढ़ गया अपन का, ये रहा। ऐसी कंडीशन आ गई, देखो ठीक है। अच्छा, यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो कोएसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होगा? एडेसिव फोर्स। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि ये अपन की ट्यूब है और लिक्विड का फ्री सरफेस यदि ऐसा है, ठीक है, फ्री सरफेस कहां पर है ट्यूब डालने से पहले? यहां पर। तो लिक्विड क्या करेगा? अब अपन का नीचे फॉल करेगा, तो नीचे फॉल कर गया। देखो, होना तो यहां तक चाहिए था, पर लिक्विड ट्यूब में किधर चला गया? नीचे। ऐसा किसके कारण हो रहा है? अपन का कांटेक्ट एंगल में वेरिएशन के कारण। ठीक है, ये जो ट्यूब है, ये कौन सी ट्यूब है? अपन की कैपिलरी ट्यूब है, जिसकी रेडियस कैसी है अपन की? बहुत स्मॉल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ये याद भी रहना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा याद करने वाला भी है और समझ के याद करने वाला है। अब अपन निकालना चाहते हैं बच्चों इसमें कि ये कैपिलरी ट्यूब है, तो बताओ इस कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड अपन का राइज कर रहा है उसकी हाइट क्या है? फ्री सरफेस से कितना राइज किया, कितनी हाइट तक राइज किया, फिर कितनी हाइट तक इसमें क्या फॉल किया, ये अपन को कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे अब इसकी क्या करनी है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो आगे आप लोग देखेंगे। ठीक है,
पर इतना आपको समझ में आया है नहीं आया, ये देखो एक बार। तो नेक्स्ट अपन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए, ये माना कि अपन ने एक कैपिलरी ट्यूब ले ली। कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है अपन को दे रखी है कितनी, स्मॉल आर। अच्छा, ये जो आर है अपन की, इस आर की जो वैल्यू है अपन की बहुत स्मॉल है, वो है अपन की 10⁻⁻² mm से भी क्या कम। तो इस तरीके की अपन को कंडीशन देके रखी है। अब इस कैपिलरी ट्यूब को मैंने क्या है, इस वाटर में क्या है, डिप्ड करा दिया मैंने। इस वाटर में मैंने क्या है, इसको डाल दिया। अब वाटर में यदि डाल दिया, मैं मान लेता हूं जिस लिक्विड में मैंने डाला है उसकी डेंसिटी कितनी है अपन की, रो। तो इसकी रेडियस बहुत कम है, तो कैपिलरी एक्शन होगा। कैपिलरी एक्शन होगा तो लिक्विड क्या करेगा अपन का, राइज करेगा। तो जैसे ही मैंने इसमें इसको डाला तो लिक्विड क्या है, इस ट्यूब में ऐसे ऊपर की तरफ राइज कर गया। तो बच्चों अपन को तो इसमें निकालना क्या है, अपन को तो यही निकालना है कि लिक्विड जो इसमें राइज कर रहा है, ये लिक्विड कितनी हाइट तक राइज किया। इस हाइट की वैल्यू अपन को निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो ये लिक्विड कितनी हाइट तक राइज कर रहा है, ये हाइट की वैल्यू निकालनी है अपन को। और ये जो कंडीशन आपको दे के रखी है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये कौन सी वाली कंडीशन में दिया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में दिया है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये वाली। तो एक बात मुझे बताइए कि इक्विलिब्रियम यदि कंडीशन है तो मुझे बताइए कि ये जो लिक्विड के पार्टिकल हैं ये रेस्ट में या फिर अपन के मोशन में होंगे। तो लिक्विड के पार्टिकल कौन सी वाली कंडीशन में होंगे बच्चों, रेस्ट में। तो अब मुझे क्या निकालना है कि भाई ये जो लिक्विड है अपन का, ये कितनी हाइट तक राइज किया, मतलब अपन को ये वाली हाइट निकालनी है। ठीक है। अच्छा, लिक्विड राइज किया तो मुझे बताइए कि एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के कारण जो अपन का लिक्विड का फ्री सरफेस है वो कैसा बन गया, ये बन गया। ठीक है। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि ये जो लिक्विड के फ्री सरफेस का जो कर्वेचर बन रहा है, इस कर्वेचर की रेडियस कितनी है अपन की, कैपिटल आर। कितनी है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या अपन का, ये लिख लेना है इसमें। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा, मैं मान लेता हूं कि जो लिक्विड अपन ने भरा उसकी सरफेस टेंशन कितनी है, टी। बताओ इन सब में किसी को दिक्कत है क्या। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन है मतलब लिक्विड के सभी पार्टिकल क्या है, रेस्ट में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब कब आएगी बताओ। ये अपन को पता है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो वाटर के पार्टिकल जो यहाँ पर हैं और वाटर के पार्टिकल जो यहाँ पर हैं, उन दोनों पर प्रेशर कैसा होना चाहिए अपन का, सेम। अच्छा, वाटर के पार्टिकल दोनों जगह पर जो हैं, 1 और 2 पॉइंट पर, 1 और 2 पर, उन पर प्रेशर सेम होना चाहिए, तभी तो अपन का लिक्विड क्या नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। यदि प्रेशर डिफरेंस होगा तो मुझे बताइए लिक्विड रेस्ट में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। लिक्विड क्या करेगा अपन का, फ्लो करेगा। तो एक चीज तो मुझे पता लग गया कि यदि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो 1 और 2 पर प्रेशर कैसा होना चाहिए अपन का, सेम। तो देखो ये सारी चीज आप लोग नोट्स में लिखना, ठीक है। तो 1 और 2 पर प्रेशर कैसा होना चाहिए अपन का, सेम। तो लिख लेना इन इक्विलिब्रियम कंडीशन P1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, P2। अब मुझे बताइए पॉइंट 1 जो है वो किसके कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो 1 पर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब P0। तो 2 पर भी कितना होना चाहिए, P0। तो P1 बराबर P2 बराबर कितना होगा, P ATM, और उसको मैं क्या बोल रहा हूं, P0। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि माना कि मैं पॉइंट 3 इस कर्वेचर के जस्ट अंदर की तरफ ले लेता हूं लिक्विड में, और पॉइंट 4 मैंने जस्ट बाहर ले लिया। पॉइंट 3 तो मैंने क्या किया है, जस्ट अंदर लिया, और पॉइंट 4 कहां पर लिया मैंने, जस्ट बाहर। तो बच्चों यदि मैं पॉइंट 3 पर आपसे प्रेशर पूछूं तो बताओ कितना होगा। देखो बताओ पॉइंट 3 पर प्रेशर कैसे निकालेंगे, बताओ। पॉइंट 2 पर प्रेशर पता है कितना अपन का, P0। तो पहले तो मुझे बताओ पॉइंट 3 पर प्रेशर जो है वो पॉइंट 2 से ज्यादा होगा या कम होगा, देख लो।
भाई पॉइंट 2 पर तो प्रेशर किसके कारण है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, साथ में लिक्विड भी भरा हुआ है, ठीक है। उन सबके कारण मिलाकर जो टोटल प्रेशर हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, पी नॉट के बराबर। अच्छा पॉइंट 3 पर यदि प्रेशर निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट 2 से ऊपर जाना पड़ेगा। और मुझे बताओ लिक्विड में अपन ऊपर नीचे जाते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं अपन, रो जी एच। यदि लिक्विड में अपन वर्टिकली नीचे जा रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ से तो एच को कैसा लेते हैं अपन, पॉजिटिव, और ऊपर यदि जा रहे हैं तो एच का कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो बताओ पॉइंट 3 पर जो प्रेशर है 2 से कितना कम होगा अपन का, देखो ऊपर जा रहे हैं तो एच नेगेटिव होगा, मतलब प्रेशर कैसा होगा अपन का, कम। तो कितना कम होगा, रो जी एच। तो बच्चों देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि पॉइंट 3 पर जो अपन का प्रेशर है वो कितना, पी नॉट माइनस रो जी एच। ये आपको समझने वाली बात है। पॉइंट 3 पर प्रेशर कितना होगा अपन का, पी नॉट है भाई। पॉइंट 2 पर कितना है, पी नॉट। ऊपर यदि जा रहे हैं तो एच कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो प्रेशर कितना हो गया, माइनस रो जी एच। तो नेट प्रेशर पॉइंट 3 पर कितना हो गया, पी नॉट माइनस कितना, रो जी एच। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या। अच्छा पॉइंट 4 पर यदि मैं प्रेशर की बात करूं तो बताओ पॉइंट 4 पर प्रेशर क्या है। देखो पॉइंट 4 जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो बताओ प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो पॉइंट 4 पर जो प्रेशर है अपन का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, और कितना है, पी नॉट। अब समझने वाली बात यह है बच्चों कि पॉइंट 3 और पॉइंट 4 जस्ट पास पास में, एक तो जस्ट इनसाइड लिक्विड है और दूसरा जस्ट आउटसाइड क्या, लिक्विड। तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 जब जस्ट पास पास में है तो इन दोनों पर जो प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये मुझे कौन बताएगा, सोचो। भाई पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पर जो प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। देखो भाई सरफेस टेंशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो देखो कर्व जो सरफेस होती है उस कर्व सरफेस के कारण मुझे बताओ एक्सेस प्रेशर कितना होता है, या तो 2T अपॉन आर या फिर कितना होता है 4T अपॉन आर। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो कर्व सरफेस होती है, कर्वेचर जो होता है, इसके कारण क्या प्रेशर डिफरेंस आता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। भाई ये कर्वेचर बनी क्यों है, ये कर्व सरफेस ऐसी बनी क्यों है, सरफेस टेंशन के कारण ही तो बनी है। तो सरफेस टेंशन के कारण ये कर्वेचर बनी है। इसका मतलब ये जो कर्वेचर अपन का बन रहा है, इस कर्वेचर के कारण पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पर क्या आ रहा है बच्चों, प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है अपन का। तो ये बात लिख लेना कि पॉइंट 3 और पॉइंट 4 में जो प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू कर्वेचर या ड्यू टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का ऐसा कर्वेचर क्यों बना अपन का, सरफेस टेंशन के कारण। तो चलो ये मुझे पता लग गया पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पर अपन का जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है वो सरफेस टेंशन के कारण आ रहा है, ड्यू टू कर्वेचर आ रहा है। अब मुझे कोई बताएगा कि पॉइंट 3 और 4 पर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कर्वेचर के कारण कितना होगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि जब ऐसी सरफेस होती है, स्फेरिकल सरफेस होती है, ठीक है, तो यदि एक साइड में लिक्विड है और दूसरी साइड में एयर है तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है अपन का, 2T अपॉन आर। और दोनों साइड में यदि अपन की एयर है तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होता है, 4T अपॉन आर। और आर किसकी लेते हैं, वो जो कर्वेचर अपन का बन रहा है बच्चों, उस कर्वेचर की रेडियस। तो बताओ इसमें देखो इधर तो कौन है अपन की एयर, इधर कौन है लिक्विड। तो बताओ अंदर और बाहर जो प्रेशर में डिफरेंस होगा, एक्सेस प्रेशर होगा, वो कितना होगा अपन का, 2T अपॉन आर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखना ड्यू टू कर्वेचर P4 माइनस P3, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेस प्रेशर। तो ये जो अपन की एक्सेस प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी होगी, देखो P4 माइनस P3 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2T अपॉन आर। और आर किसकी रेडियस मानी है मैंने, इस कर्वेचर की। और टी क्या अपन का, सरफेस टेंशन। चलो रखो P4 की वैल्यू रखो कितनी है, P नॉट माइनस P3 की वैल्यू रखो कितनी है, P नॉट माइनस रो जी एच इज इक्वल टू कितना, 2T अपॉन आर। P नॉट से P नॉट कैंसिल, तो फाइनली कितना बच रहा है, रो जी एच बराबर 2T अपॉन कितना आर। और H की वैल्यू अपन की आ गई 2T अपॉन रो जी आर।
तो एच का अपन का एक फॉर्मूला आ गया कि भाई कैपिलरी एक्शन के कारण जो लिक्विड राइज करेगा वो कितनी हाइट तक करेगा अपन का 2t अपॉन रो जी आर तक। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना इसमें जो आर है वो क्या अपन का रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये। अच्छा मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर अपन को पता है नहीं है। अपन को तो क्या पता है? इस ट्यूब की रेडियस पता है। बताओ ट्यूब की रेडियस पता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे? भाई ये तो फॉर्मूला हो गया अपन का रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में। अब मुझे जो फॉर्मूला निकालना है वो निकालना है ट्यूब की रेडियस की फॉर्म में। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग एक बार लिख लो। मैं इसको हटा रहा हूं। देखो ये हटा दूं मैं। इधर देखो सब लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर की फॉर्म में मेरा फॉर्मूला आ गया। मुझे ट्यूब की रेडियस की फॉर्म में क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है। अब ये माना कि अपन की वो ट्यूब है और ये अपन की क्या है रेडियस ऑफ, सॉरी ये क्या कर्वेचर है अपन का। अच्छा ये कोई कर्वेचर है तो मुझे बताओ इस वाले कर्वेचर का इस वाले सरफेस का कोई कोई सेंटर तो होगा। मैंने मान लिया इसका सेंटर कहां पर है, ये रहा। अच्छा सेंटर यदि है ये है तो मुझे बताओ ये वाली जो अपन की रेडियस है ये कितनी है अपन की, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर। क्योंकि सेंटर सेंटर यदि इस वाले कर्वेचर का ये है तो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी किसके बराबर होगी अपन के, आर के बराबर। अच्छा कांटेक्ट एंगल क्या होता था? इधर अपन का ये लिक्विड भरा हुआ है तो कांटेक्ट एंगल कैसे बनाते थे? ये जो अपन की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है और ये जो ट्यूब की सरफेस है इसका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है इस पर पहले मैं क्या खींचता था, एक टेंजेंट खींचता था। तो वो टेंजेंट कौन सा हो गया अपन का, ये रहा। अब टेंजेंट और ये जो अपन की ट्यूब की सरफेस है इसके बीच में जो लिक्विड की तरफ जो एंगल होता था उसको मैं क्या बोलता था, कांटेक्ट एंगल। तो ये कौन है अपन का, कांटेक्ट एंगल। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ ये वाला जो एंगल है ये कितना अपन का, ये 90 डिग्री तो होगा भाई। टेंजेंट यदि अपन सरफेस पर खींच रहे हैं कर्वेचर के पर और सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यदि अपन बना रहे हैं तो इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये 9/10 में आपने थ्योरम पढ़ी है। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा मुझे बताओ कि ये वाली जो अपन की डिस्टेंस है ये कितनी है अपन की, ये वाली जो डिस्टेंस है ये ट्यूब की रेडियस के बराबर है। ये किसके इक्वल है अपन की, ट्यूब की रेडियस के इक्वल। अब देखो ये टोटल एंगल कितना अपन का 90। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा अपन का, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। भाई ये 90 है और ये वाला भी टोटल 90 है तो ये एंगल कितना हो गया अपन का, थीटा हो गया। अब देखो मुझे इस कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की फॉर्म में निकालनी है क्योंकि स्मॉल आर क्या अपन की ट्यूब की रेडियस। तो ये वाला ट्रायंगल मैं यूज कर लूं क्या, देखो कौन सा, ये कितनी है स्मॉल आर, ये एंगल कितना है थीटा और ये कितना है कैपिटल आर। तो बताओ यहां से मैं क्या निकालूं, कॉस थीटा यदि निकालूं तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, स्मॉल आर अपॉन क्या है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है आर अपॉन कितना, कॉस थीटा। ये कैपिटल आर की वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं देखो। तो फाइनली जो मुझे फॉर्मूला मिलने वाला है वो फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, देखो एच बराबर 2t अपॉन रो जी, आर की वैल्यू क्या है स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहां पर चला गया, ऊपर। अब देखो ये क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब। अब ये जो एच का फॉर्मूला है बच्चों, इस एच के फॉर्मूला को मैं डायमीटर की फॉर्म में निकाल रहा हूं तो ऊपर नीचे मुझसे किससे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो एच बराबर हो गया 40 कॉस थीटा अपॉन कितना, रो जी डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और डी क्या है, डायमीटर ऑफ ए ट्यूब।
बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो अपन को दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए कि यदि अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है तो जो कैपिलरी राइज होगा, हाइट जो होगी कैपिलरी राइज की या डिप्रेस की, वो कितनी हो जाएगी 2t/ρg/r। और यदि ट्यूब की रेडियस दे रखी है तो उस वाले केस में कितनी हो जाएगी 40 cos थीटा अपॉन कितना ρg/d। और थीटा क्या है यहाँ पर? कॉन्टेक्ट एंगल। तो इसको आप लोग कर लो अच्छे से, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। इस वाले फॉर्मूला पर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए अभी तो अपन ने कैपिलरी राइज निकाला था। कैपिलरी राइज कब था? जो मैंने डायग्राम आपको बनाया उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कांटेक्ट एंगल कितना था अपन का, लेस देन 90 डिग्री। अच्छा, यदि अपन का कांटेक्ट एंगल बच्चों ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो उस केस में अपन की हाइट कैसे निकालेंगे अपन? ठीक है, तो देखो कंडीशन कैसी है, इफ कांटेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन कितना अपन का 90 डिग्री। यदि कांटेक्ट एंगल अपन का ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ऐसे केस में यदि मुझे हाइट निकालनी है तो पहले तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो इस तरीके का अपन का डायग्राम बन रहा होगा कि अपन ने इस ट्यूब को क्या है लिक्विड में ऐसे डिप करा दिया। ये कौन भरा हुआ अपन का लिक्विड। तो यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो ऐसे केस में कोएसिव फोर्स इज ग्रेटर देन क्या होंगे, एडेसिव फोर्स। ठीक है, कोएसिव फोर्स यदि ज्यादा होंगे अपन के एडेसिव फोर्स से, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लिक्विड और ट्यूब की सरफेस से क्या लग रहा है, ज्यादा। अच्छा, ऐसा जनरली किसके केस में होता है? जब लिक्विड कौन लेते हैं अपन, मरकरी। कौन लेते हैं अपन, मरकरी। और थीटा इज लेस देन 90 वाली कंडीशन जनरली किसके केस में आती है, वाटर के केस में। तो देखो ऐसा यदि ले रहे हैं तो कंडीशन कैसी है, ये रही ऐसी कंडीशन है। मतलब लिक्विड ऊपर ऊपर बढ़ने की बजाय क्या कर गया अपन का, डिप्रेस कर गया। और डिप्रेस कितना किया अपन का, देखो ये हाइट h। ठीक है, इतना डिप्रेस किया है तो सेम उसी तरीके से वापस से कि ये कंडीशन कैसी है, माना कि अपन की ये कंडीशन है अपन की किसकी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन यदि है तो मुझे एक बात बताइए कि वाटर के पार्टिकल या फिर लिक्विड के पार्टिकल, मरकरी के पार्टिकल कैसे अपन के स्टेबल होंगे। तो हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर कैसा होगा अपन का, सेम। तो सेम टू सेम वही जब मेथड लगाते तो वापस से अपन का यही फॉर्मूला आता है, H बराबर 40 cos थीटा अपॉन कितना ρg/d। ठीक है, T क्या है, सरफेस टेंशन लिक्विड का, थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल, और D क्या अपन की, ये जो अपन की ट्यूब दे रखी है इस ट्यूब की क्या है, डायमीटर। ठीक है, ट्यूब का क्या अपन का, डायमीटर। तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला आता है। तो देखो दोनों केस में अपन का फॉर्मूला सेम होगा, राइज वाला केस हो या फिर डिप्रेस वाला केस हो, सब में फॉर्मूला कैसा होगा, सेम। बताओ यहां पर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो आप मैथमेटिकल भी समझ सकते हो कि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा रखूंगा तो कॉस थीटा कैसा होगा अपन का, नेगेटिव। मतलब एच की जो वैल्यू आने वाली है कैसी है, नेगेटिव। तो देखो लिक्विड के फ्री सरफेस से जब अपन हाइट ऊपर की तरफ ले रहे थे तो अपन एच को कैसा बोल रहे थे, पॉजिटिव। वो केस कौन सा होता है, थीटा इज लेस देन 90 वाला। अच्छा, एच यदि नेगेटिव है तो हाइट किधर मेजर करनी पड़ेगी, ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है उससे नीचे की तरफ। तो ये केस कौन सा हो गया अपन का, थीटा इज ग्रेटर देन 90 वाला। तो ये दोनों केस आपको समझ में आए नहीं आए, तो आपको याद रखना है कि लिक्विड राइज करे ट्यूब में या फिर लिक्विड डिप्रेस करे, हमेशा फॉर्मूला कौन सा होगा, 40 cos थीटा अपॉन ρg/d। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो हमेशा अपन का एक ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, चाहे लिक्विड राइज कर रहा हो, चाहे लिक्विड अपन का क्या है, फॉल कर रहा हो। ठीक है, ट्यूब में, और वो कितना फॉल किया या कितना राइज किया तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 40 cos थीटा अपॉन ρg/d। देखो मैंने जो ये फॉर्मूला निकाला है अभी तो बहुत बेसिक सिंपल से मेथड से निकाला है, इसको आप एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, देखो एक बार देख लो। भाई अपन ने डायग्राम कैसा लिया है, ऐसा लिया है इस तरीके का। ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड अपन का राइज कर गया ऐसे, या फिर कैसा लिया अपन ने, इस तरीके का डायग्राम ले लिया है और ये लिक्विड अपन का क्या है, राइज कर गया।
और H की वैल्यू अपन ने निकाल ली। देखो इसको दूसरा मेथड क्या है निकालने का, इसका दूसरा मेथड एक और है, कौन सा, वेट बैलेंस करके। भाई मुझे एक बात बताइए बच्चों कि ये जो अपन का लिक्विड राइज कर रहा है, तो इस लिक्विड के वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? भाई कोई न कोई तो इस लिक्विड के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो देखो वेट बैलेंस करके कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आप लोग याद रखें, क्योंकि एक थोड़ा सा जब एरर अपन निकालेंगे, क्योंकि अपन ने जो हाइट निकाली है कौन सी वाली निकाली है, देखो ये अपन ने ये वाली हाइट छोड़ दी है, ये तो ये क्या अपन की एरर है। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, वो थोड़ा सा वेट बैलेंस करके निकालेंगे। तो देखो ये जो हाइट निकालने का दूसरा मेथड है, कौन सा, वेट बैलेंस करके। वेट बैलेंस कैसे करते हैं कि लिक्विड यदि ऊपर गया है तो देखो ऊपर क्यों जा रहा है, भाई ये लिक्विड का जो अपन का mg होगा वो तो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस mg को कौन क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स कहां पर लग रहा है, ऊपर। तो ऊपर जो बैलेंस करने वाला है वो कौन सा है, सरफेस टेंशन के कारण जो अपन का फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। तो दूसरा आप लोग मेथड याद रखें कि किससे करते हैं अपन इसको, वेट बैलेंस करके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें डाल लीजिए आप लोग, लिख लो प्योर वाटर ग्लास सरफेस के लिए एरर, कंसीडरिंग एरर इन प्योर वाटर ग्लास। तो वो एरर अपन कैसे निकालते हैं, वैसे नीट के लिए तो कोई काम का है नहीं, जेई में कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग देख लें एक बार। तो वो वेट बैलेंस करके मैं क्या निकालूंगा बच्चों, एरर निकालूंगा। कैसे निकाल रहा हूं देखो, डायग्राम देख लो आप लोग पहले। ये अपन की हाइट h है, भाई अपन ने तो यही कैलकुलेट की है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अपन ने जो कैलकुलेट की है, अच्छा प्योर वाटर के लिए यदि मैं निकाल रहा हूं, तो मुझे एक बात बताइए कि प्योर वाटर का मतलब कांटेक्ट एंगल कितना है, 0। तो ये जो बन रहा होगा कैसा बन रहा होगा, परफेक्ट हेमीस्फेयर बन रहा होगा अपन का। क्या बन रहा है, परफेक्ट हेमीस्फेयर। परफेक्ट यदि हेमीस्फेयर बन रहा है, मैंने मान लिया इसका सेंटर कहां पर है, ये, और ये ट्यूब की रेडियस कितनी है, r। तो यदि ये r है तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये भी कितनी होगी अपन की, r, क्योंकि हेमीस्फेयर है। तो देखो स्टूडेंट, अपन ने जो हाइट कैलकुलेट की है वो h वो कहां तक की है, यहां तक। मतलब अपन ने कौन से वाले बेड को बैलेंस नहीं किया होगा, अपन ने इस वाले बेड को क्या बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे जो लिक्विड आया इसको अपन ने क्या बैलेंस नहीं किया। तो मुझे बताओ इसके कारण एरर आएगी या नहीं आएगी, आएगी। तो एरर आएगी, तो एरर कितनी आ रही है, या फिर एग्जैक्ट अपन की हाइट क्या आ रही है, वो अपन कैसे निकालेंगे। तो वो जो निकालने वाले हैं अपन, किससे निकालने वाले हैं, वेट बैलेंस करके। ये किसके लिए, प्योर वाटर गिलास सरफेस के लिए, प्योर वाटर गिलास के लिए। और उसके लिए कांटेक्ट एंगल कितना होता है, 0। तो अपन की जो सरफेस बनती है कैसी बनती है, हेमीस्फेरिकल। तो मैंने क्या बताया कि ये जो लिक्विड का अपन का वेट है, इस वेट को बैलेंस करने वाला कौन है, अपन का वेट को बैलेंस करने वाला है अपन का ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है, वो कौन बैलेंस करेगा, अपन का सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो। अब देखो लिक्विड का सरफेस टेंशन मैंने टी मान लिया, तो बताओ सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना लग रहा है, टी इंटू कितना, 2πr। भाई लिक्विड की कितनी कांटेक्ट में, लिक्विड कितना कांटेक्ट में, या फिर ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, या फिर मैं बोलूं कि ये जो अपन की ट्यूब है, ये ट्यूब की कितना लेंथ अपन की लिक्विड के कांटेक्ट में। तो देखो ये सिलेंड्रिकल है ट्यूब, तो सिलेंड्रिकल है, तो ये वाली पूरी की पूरी किसके कांटेक्ट में, लिक्विड के कांटेक्ट में। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2πr। चलो अब इसको बैलेंस को, ये वाला फोर्स किस किस को बैलेंस कर रहा है, एक तो इस वाले लिक्विड को बैलेंस कर रहा है, और किसको कर रहा है, इस वाले लिक्विड को बैलेंस कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि इस वाले लिक्विड को जो बैलेंस कर रहा है, तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा, इसका मास कैसे निकालेंगे, इसकी डेंसिटी इंटू क्या है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r² इंटू h इंटू कितना, g।
कौन से वाले का? इसका। ये भाई सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर आर्च। ठीक है, एच क्या है? ये वाली हाइट है। भाई मैं तो इस वाले, देखो ये जो राइज किया कौन सा? ये वाला राइज किया, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? ये सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है ये तो बैलेंस कर रहा है। तो सरफेस टेंशन के कारण ये बैलेंस कर रहा है, तो इसको मैंने निकाल लिया। कितना हो गया कि सरफेस टेंशन के कारण टोटल फोर्स कितना लगेगा? ये। तो ये फोर्स किस किस को बैलेंस करेगा? एक तो इस वाले वेट को और एक इस वाले वेट को। तो ये वाला वेट तो मैंने निकाल लिया, कितना है? ये रहा। अब मुझे कौन सा निकालना है? मुझे निकालना है बच्चों ये वाला वेट। बताओ ये वाला वेट कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आप लोग ये पूरा तो निकाल सकते हो ना? बताओ ये पूरा कितना होगा अपन का? ये पूरा कितना होगा? रो इंटू जी। बताओ इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा अपन का? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, हाइट भी कितनी है इसकी? आर। तो कितना हो जाएगा? पाई आर क्यूब। ठीक है, इस पूरे का ये हो गया, पूरे का निकाला। देखो इसका, तो इस पूरे का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया तो कितना? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी? आर। तो वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर क्यूब। अब इसमें से यदि मैं इसको घटा दूं, देखो इसको, ये जो हेमिस्फेयर बन रहा अपन का, ठीक है, इसको यदि मैं घटा दूं तो बचा हुआ कौन सा बचेगा अपन का? ये वाला। तो बताओ घटाना किसको अपन को? इस हेमिस्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे बताओ हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो फाइनली ये अपन की इक्वेशन बनी। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, यहां से आप लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? एच की वैल्यू निकाल सकते हो। अब जो एच आएगा अपन का, वो एच कौन सा अपन का? वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाला एच है। वो कौन सा अपन का? एग्जैक्ट कैलकुलेशन वाला एच। ठीक है, तो ये एच अपन का आ जाएगा। देखो एच कितना आ रहा है, एरर कितनी आ रही है, अभी पता लग जाएगा अपन को। तो देखो आर से आर सब में कैंसिल, तो बचा कितना? अच्छा पाई से पाई भी कैंसिल। देखो तो बचा कितना अपन का? 2t इज इक्वल टू ये कितना? रो। इधर बच गया अपन का कितना? आर एच जी। रो आर एच जी प्लस इधर कितना बचा? देखो रो जी, और वो कितना? आर स्क्वायर। और इधर कितना बचा अपन का? ये 2/3 आर स्क्वायर। साथ में देखो इसमें भी कौन आएगा अपन का? रोजी, क्योंकि वेट निकाल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रोजी से, वॉल्यूम को। तो 2t इज इक्वल टू इस, ये हो गया रो आर एच जी प्लस, इसको इसमें से घटाओ, इसको रो जी से मल्टीप्लाई करके, तो कितना बचा? देखो 1/3 रो जी आर स्क्वायर। चलो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एच की। तो देखो एच की वैल्यू यदि निकालनी है तो रो जी आर एच बराबर कितना? 2t माइनस 1/3 रो जी आर स्क्वायर। तो एच बराबर अपन का आ गया 2t अपॉन कितना? रो जी आर, ठीक है, माइनस 1/3। देखो रोजी से रोजी अपन का कैंसिल हो जाएगा, और एक आर से आर कैंसिल, तो कितना बचा? ये। तो एच की जो वैल्यू आ रही है अपन की, कितनी आ रही है? ये। तो एरर जो है अपन की, वो एरर कितनी आ गई? ये आ गई। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, पर अपन बोल सकते हैं कि एरर कितनी है? ये वाली। तो देखो यहां से अपन एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखना कि अपन का मेथड क्या है? एरर कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? वेट बैलेंस करके। तो ये मैंने वेट बैलेंस करके आपको ये बता दिया मेथड। तो इसमें किसी को दिक्कत हो तो देख लो। और अच्छा अपन से कुछ नहीं बोल रखा है, तो एच कैसे निकालना है? 40 cos थीटा अपन रो जी डी से। कुछ भी नहीं दे रखा है तो कौन से फॉर्मूला को यूज करके निकालना है? 40 cos थीटा अपन किससे? रो जी डी से। अब देखो इस पर तमाम क्वेश्चन बनते हैं अपन के, ठीक है ना? इसमें अपन के डायरेक्ट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। अपन को प्योर वाटर ग्लास कॉन्टैक्ट सरफेस दे रखी होगी, मरकरी वाली दे रखी होगी, कॉन्टैक्ट एंगल दे के रखा होगा। मरकरी के केस में क्या करेगा? डिप्रेस करेगा। कितना डिप्रेस करेगा वो निकाल लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से, ठीक है। जनरली जो फॉर्मूला यूज होता है कौन सा होता है अपन का? 40 cos थीटा अपन क्या है? रो जी डी, वही अपन का यूज होगा जनरली। तो इनमें किसी को दिक्कत हो तो देख लो, ठीक है। ये चैप्टर अपन का सरफेस टेंशन फिनिश हो गया। आप लोग इसके क्वेश्चन करें अब, ठीक है। नेक्स्ट अपन का टॉपिक है विस्कोसिटी। एक दिन का टॉपिक है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स अपन की खत्म। तो विस्कोसिटी मैं कल करा दूंगा। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।